हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम टू नोट्स कार्ड। आज हम इस वीडियो में बी फार्मा थर्ड सेम के फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के यूनिट नंबर 3 के जो बचे हुए टॉपिक हैं उसको डिस्कस करेंगे वीडियो के पार्ट 2 में, जिसमें हम यूनिट 2 के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। पिछली क्लास में हमने यूनिट 3 के पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया था, सरफेस टेंशन के बारे में और सरफेस टेंशन डिटर्मिनेशन के जो मेथड्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, चलिए देखते हैं। ये आपके यूनिट नंबर 3 का जो पार्ट 1 है उसमें हमने सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल फिनोमेना के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। आज के जो टॉपिक्स हैं उनमें से है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट, एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस, सरफेस एक्टिव एजेंट, HLB स्केल, सॉल्युबलाइजेशन, डिटर्जेंसी, एडजॉर्प्शन एट सॉलिड इंटरफेस। तो ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि करके। सबसे पहले है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। स्प्रेडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? स्प्रेडिंग से आप क्या समझते हैं? स्प्रेडिंग का मतलब है जैसे कोई दो इमिसिबल लिक्विड हैं तो हम किसी एक लिक्विड को किसी दूसरे लिक्विड की सरफेस में जब हम प्लेस करते हैं तो वह उसमें स्प्रेड हो जाता है, यानी कि फैल जाता है। तो जो उसकी पहले लिक्विड की एबिलिटी है जिसको हमने दूसरे लिक्विड की सरफेस पे स्प्रेड किया है उसका डिटर्मिनेशन ही आपका कहलाता है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। इट इज़ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इमिसिबल लिक्विड इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अनदर लिक्विड। इट विल आइदर स्प्रेड एज अ फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ अदर लिक्विड, यानी कि ये एक फिल्म के रूप में किसी दूसरे लिक्विड की सरफेस में स्प्रेड हो जाता है एंड रिमेन एज ए ड्रॉप, और एक ड्रॉप की तरह रह जाता है। स्प्रेडिंग कोफिशिएंट इज द एबिलिटी ऑफ अ लिक्विड टू स्प्रेड ओवर अनदर लिक्विड, यानी कि एबिलिटी किसी एक लिक्विड की दूसरे लिक्विड की सरफेस में स्प्रेड होने की, जिसका कैलकुलेशन ये आपका कहलाता है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। स्प्रेडिंग कोफिशिएंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो आप जानते हैं दो इमिसिबल लिक्विड हैं तो उनमें एक अधेशन और कोहेशन, दो टॉपिक, यानी कि अधेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स वर्क करेंगे। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है वो आपका स्प्रेडिंग कोफिशिएंट है। स्प्रेडिंग कोफिशिएंट इज इक्वल टू वर्क ऑफ अधेशन माइनस वर्क ऑफ कोहेशन, यानी कि जो अधेसिव फोर्स के थ्रू हमें वर्क करना, लिक्विड को वर्क करना पड़ता है अधेशन के फोर्स के अगेंस्ट में वर्क ऑफ अधेशन माइनस इन दोनों का जो डिफरेंस है वर्क ऑफ कोहेशन, वो आपका कहलाता है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। तो वर्क ऑफ अधेशन WA, इसमें हम देखेंगे कंसीडर अ लिक्विड ड्रॉप विद सरफेस टेंशन गामा LV, यानी कि एक जो लिक्विड की ड्रॉप है जिसका सरफेस टेंशन गामा LV है, एंड अ सॉलिड सरफेस विद सरफेस टेंशन गामा SB, यानी कि कोई सॉलिड सरफेस है जिसका सरफेस टेंशन गामा SB हम ले सकते हैं, क्योंकि अधेशन फोर्स यानी कि डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा। व्हेन द लिक्विड ड्रॉप्स अधेयर्स टू द सॉलिड सरफेस, यानी कि जो लिक्विड की ड्रॉप है जब आपके किसी सॉलिड की सरफेस में अधेयर्स यानी कि चिपक जाती है या स्प्रेड हो जाती है, इट फॉर्म अ सरफेस टेंशन गामा SL, तो उसको जो सरफेस टेंशन होगा वो हम डिनोट करेंगे गामा SL से। द वर्क ऑफ अधेशन इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ऑब्लिक वेपर एंड सॉलिड ऑब्लिक वेपर, यानी कि जो डिफरेंस होगा किसका किसका, जो आपका सरफेस टेंशन है लिक्विड और सॉलिड का, एंड दैट ऑफ सॉलिड, यानी कि जो आपका गामा SV और गामा LV है ये दोनों, और इसका डिफरेंस किससे, गामा SL, यानी कि जो आपका सरफेस टेंशन है जब हमने ड्रॉप को, लिक्विड के ड्रॉप को सॉलिड की सरफेस में स्प्रेड कराया था, तो ये आपका उसका डिफरेंस है, ये आपका कहलाएगा वर्क ऑफ अधेशन। इसके बाद हम देखेंगे वर्क ऑफ कोहेशन। द वर्क ऑफ कोहेशन इज द वर्क ऑफ अधेशन व्हेन द टू फेजेस आर सेम, यानी कि जब दोनों फेजेस सेम होंगी, क्योंकि ये सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा। कंसीडर अ लिक्विड सिलेंडर विद यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि एक सिलेंडर आपका है जिसका यूनिट सेक्शनल एरिया, यानी कि जो एरिया है उसका यूनिट है। व्हेन द लिक्विड इज सबडिवाइडेड इनटू टू सिलेंडर, जब हम इसी लिक्विड को किसी दो अलग अलग सिलेंडर में लेते हैं, टू न्यू सरफेस टेंशन आर फॉर्म, तो दो नए सरफेस टेंशन बनते हैं। तो हमें पता है वर्क ऑफ कोहेशन WC इज इक्वल टू गामा LV इंटू डेल्टा A प्लस गामा LV इंटू डेल्टा A, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी जो डेल्टा A है वो आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जो जो आपके दो अलग अलग सिलेंडर में लिक्विड लिए हैं ये दोनों आपस में इनकी सरफेस टेंशन ऐड हो जाएंगे, तो जो आपका वर्क ऑफ कोहेशन निकल के आएगा वो होगा आपका 2 गामा LV। तो जो आपका स्प्रेडिंग कोफिशिएंट है इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे, हम जानते हैं स्प्रेडिंग कोफिशिएंट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्क ऑफ अधेशन एंड द वर्क ऑफ कोहेशन WA माइनस WC। WA की वैल्यू और WC की वैल्यू दोनों को हम पुट कर देंगे तो यहाँ पे आपका स्प्रेडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू निकल के आएगी। दिस इम्प्लीज दैट इफ द वर्क ऑफ अधेशन इज मोर देन द वर्क ऑफ कोहेशन स्प्रेडिंग विल अकर, यानी कि जो वर्क ऑफ अधेशन होगा वो ज़्यादा होगा वर्क ऑफ कोहेशन से, तो आपकी स्प्रेडिंग आपको प्राप्त होगी। इसके बारे में हम देखते हैं, जब हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो WA माइनस WC दोनों की वैल्यू रखते हैं तो जो आपका स्प्रेडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू निकल के आती है गामा S माइनस गामा L प्लस गामा LS। तो यहाँ पे जो आपका S है वो आपका स्प्रेडिंग कोफिशिएंट है, गामा L स्प्रेडिंग लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड किसी सरफेस में स्प्रेड हुआ है उस लिक्विड का सरफेस टेंशन, और सब लेयर गामा S, यानी कि जिस लिक्विड के ऊपर हम दूसरे लिक्विड को
स्प्रेड कर रहे हैं उस लिक्विड का सरफेस टेंशन, गामा LS यानी कि इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू लिक्विड, जो इंटरफेशियल टेंशन वर्क कर रहा है दोनों लिक्विड के बीच में। तो यहाँ पे हम बता दें जो आपका S है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू आपकी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, लेकिन फाइनली जो इसकी वैल्यू होगी वो आपकी नेगेटिव ही होगी। अब हम आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। क्या क्या एप्लीकेशन है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट के? स्टेबलाइजिंग ऑफ डिस्पर्स सिस्टम सच एज इमल्शन, यानी कि जो आपका डिस्पर्स सिस्टम इमल्शन है एग्जाम्पल में, उसके स्टेबलाइजेशन स्टेबल करने के लिए आपका स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। एड्जॉर्प्शन फ्रॉम द टॉपिकल डोजेस फॉर्म सच एज क्रीम एंड लोशन ETC, यानी कि एड्जॉर्प्शन की जो थ्योरी है टॉपिकल डोजेस फॉर्म क्रीम्स और लोशन, इसमें भी इसका एप्लीकेशन है। कोटिंग ऑफ द टैबलेट, यानी कि टैबलेट कोटिंग के टाइम भी स्प्रेडिंग कोफिशिएंट आपका वर्क करता है टैबलेट कोटिंग के काम में। एड्जॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस, ये आपका टॉपिक है एड्जॉर्प्शन एट लिक्विड। तो सबसे पहले एड्जॉर्प्शन के बारे में थोड़ा जानेंगे। एड्जॉर्प्शन क्या होता है? द फिनोमेना ऑफ एड्जॉर्प्शन इज द अडेशन ऑफ आयन, अडेशन मतलब चिपक जाना, ऑफ आयन एटम्स एंड मॉलिक्यूल फ्रॉम द गैस सरफेस और इंटरफेस ऑफ गैस लिक्विड एंड लिक्विड, यानी कि इनके सरफेस पे जब कोई भी आयन एटम और मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं वो आपके कहलाते हैं एड्जॉर्प्शन। ये आपके एड्जॉर्प्शन दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। ये आपकी लिक्विड इंटरफेस के हिसाब से है, तो पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन एक आपका नेगेटिव एब्जॉर्प्शन, इसके बीच में जानेंगे हम क्या डिफरेंस है और क्या होता है ये। तो पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन की बात करें तो सर्टेन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स और आयन व्हेन डिस्पर्स इन अ लिक्विड गिव पार्टीशन इन फेवर ऑफ सरफेस और इंटरफेस, यानी कि जो आपके मॉलिक्यूल होंगे वो आपके सेटल डाउन हो जाएंगे ऑनली सरफेस पे, तो ये आपका कहलाएगा पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो आपके मॉलिक्यूल हैं वो पूरे लिक्विड में मिक्सड हो गए हैं, यानी कि सम अदर मॉलिक्यूल और आयन आर पार्टीशन इन द फेवर ऑफ बल्क ऑफ द लिक्विड, यानी कि जो पूरा लिक्विड है उसके बल्क से फेवर करेंगे और मिक्स हो जाएंगे पूरे लिक्विड में, ये आपका नेगेटिव एब्जॉर्प्शन है। दूसरा पॉइंट देखें, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सच मॉलिक्यूल एंड आयन ऑफ सरफेस, यानी कि जो इनकी कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की, जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन आपके सरफेस में बढ़ जाएगी, जैसा आप देख रहे हैं डायग्राम में। डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सच मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ इंटरफेस, यानी कि नेगेटिव एब्जॉर्प्शन में ये कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि जो आपको बल्क में जो मिक्स हो गया है पूरा सरफेस के कंपैरिजन में बल्क में आपके मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो सरफेस में इसकी जो कंसंट्रेशन घट जाएगी आपकी नेगेटिव एब्जॉर्प्शन में। तीसरा पॉइंट है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेट इज मोर और द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट, यानी कि जो एब्जॉर्बेट की कंसंट्रेशन है जो आपकी ज़्यादा होगी, सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट रिलेटेड टू इट्स कंसंट्रेशन ऑफ बल्क इज नोन एज पॉजिटिव, यानी कि जब आपके सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन उनकी ज़्यादा होगी तो ये आपका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो पॉजिटिव होगा। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेट इज लेस ऑन द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट रिलेटेड टू इट्स कंसंट्रेशन ऑफ बल्क, यानी कि जो अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं सॉल्यूट के उनके कंपैरिजन में सरफेस के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो आपका पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन होगा। और यदि यहीं कम होंगे यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेट इज लेस, यानी कि जो सरफेस की कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की वो यदि कम होगी तो आपका नेगेटिव एब्जॉर्प्शन होगा। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है सरफेस एक्टिव एजेंट, यानी कि सर्फेक्टेंट। सरफेस एक्टिव हम कैसे समझेंगे? सरफेस एक्टिव एजेंट इज सर्फेक्टेंट विच आर यूज टू प्रिवेंट सरफेस टेंशन एंड इंटरफेशियल टेंशन, यानी कि किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन कम करने के लिए, ताकि वो एक दूसरे से मिक्स हो जाए आपस में, कोई डिफरेंट नेचर का है, पोलर है, नॉन पोलर है, हाइड्रोफिलिक है, लिपोफिलिक है, तो वो आपस में सिंपली मिक्स नहीं होते हैं, तो उनका जो सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन इसको प्रिवेंट करता है आपका कौन? सरफेस एक्टिव एजेंट, जो करता है ताकि वो एक दूसरे से मिक्स हो सकें। दिस एजेंट आर डिटर्जेंट, सॉप, इमल्सिफायर विच हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ इमिसिबल लिक्विड ऑयल इनटू वाटर, यानी कि ऑयल और वाटर दोनों की मिक्सिंग में ये हेल्पफुल होते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट, ये वर्क करते हैं एज ए डिटर्जेंट, सॉप, इमल्सिफायर। तो अगला पॉइंट है सर्फेक्टेंट हैव ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोफिलिसिटी एंड लिपोफिलिसिटी, यानी कि इनके दो कैरेक्टर होते हैं। जो सरफेस एक्टिव एजेंट होगा वो आपका हाइड्रोफिलिक नेचर का भी होगा और लिपोफिलिक नेचर का भी होगा। 4 कैटेगरी होती हैं सर्फेक्टेंट की, एनायनिक, नॉन एनायनिक, कैटायनिक और पॉलीमरिक। तो एक एक करके इनको आगे डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है एनायनिक सर्फेक्टेंट। एनायनिक सर्फेक्टेंट आर डिसोसिएट इन वाटर इन एन एम्पीफ्लिक आयन, एम्पीफ्लिक का मतलब है पोलर और नॉन पोलर आयन में, एंड अ कैटायन और एक कैटायन में, विच इज इन जनरल एन एल्कलाइन मेटल यानी सोडियम, पोटेशियम और क्वाटरनरी अमोनियम, जो कि क्वाटरनरी अमोनियम भी हो सकते हैं। दे आर द मोस्ट कॉमनली यूज सर्फेक्टेंट, वाइडली यूज होते हैं अत्यधिक मात्रा में। दे इंक्लूड एल्किल बेंजीन सल्फोनेट यानी कि डिटर्जेंट, फैटी एसिड, सॉप, लॉरेल सल्फेट फोमिंग एजेंट, डाई एल्किल सल्फोसक्सीनेट यानी कि वेटिंग एजेंट, और लिग्नोसल्फोनेट यानी कि डिस्पर्सेंट या ETC। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप के एनायनिक सर्फेक्टेंट है, डिटर्जेंट है, सॉप्स हैं, फोमिंग एजेंट है, वेटिंग एजेंट है और डिस्पर्सेंट है। तो ये आपके एनायनिक सर्फेक्टेंट हैं, इनके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट क्या होते हैं। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट जो होते हैं ये आपके
एक्वा सॉल्यूशन में आयोनाइज नहीं होते। डू नॉट आयोनाइज इन एक्वा सॉल्यूशन बिकॉज देयर हाइड्रोफिलिक ग्रुप इज ऑफ अ नॉन डिसोसिएबल टाइप, क्योंकि इनमें हाइड्रोफिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, सच एज एल्कोहल, फिनोल, ईथर, ईस्टर और एमाइड, जिसके कारण ये एक्वा सॉल्यूशन में आयोनाइज नहीं होते हैं और नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट कहलाते हैं। ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द दीज नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट आर मेड ऑफ हाइड्रोफिलिक पोर्सन, यानी कि इनका जो बड़ी मात्रा में जो इनका पोर्सन होता है वो आपका हाइड्रोफिलिक पोर्सन होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ पॉलीथीन ग्लाइकोल चेन एंड लिपोफिलिक पोर्सन, और जो बाकी का होता है वो लिपोफिलिक पोर्सन होता है एल्किल और एल्किल बेंजीन का। तो ये आपका नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट है। इसके बाद हम आगे देखेंगे कैटायनिक सर्फेक्टेंट क्या होते हैं। द हेड ऑफ कैटायनिक सर्फेक्टेंट इज पॉजिटिवली चार्ज। जो आपकी हेड होती है, मैं आपको बता दूं सर्फेक्टेंट होता है उसमें एक हेड होती है और एक टेल होती है। हेड जो आपकी होती है वो आपकी लिपोफिलिक होती है, टेल आपकी हाइड्रोफिलिक होती है नेचर की। तो जो आपका कैटायनिक सर्फेक्टेंट होता है इसमें हेड ऑफ द कैटायनिक सर्फेक्टेंट इज पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज होता है हेड। कैटायनिक सर्फेक्टेंट हैव गुड इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी, यानी कि इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी इनकी अच्छी होती है। दीज सर्फेक्टेंट हैव आल्सो बीइंग फाउंड टू बी गुड बैक्टीरियोइड्स एंड एंटीसेप्टिक, यानी कि ये दो प्रॉपर्टी है एंटीसेप्टिक और बैक्टीरियोइड्स की, इनकी प्रॉपर्टी अच्छी होती है और इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी भी इनकी अच्छी होती है। और ये हेड में अपने कैटायनिक जो सर्फेक्टेंट होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सल्फोबिटेन्स एंड न्यूट्रल सब्सटेंस सच एज अमीनो एसिड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं कैटायनिक सर्फेक्टेंट के। लास्ट आपका टाइप बचा पॉलीमेरिक सर्फेक्टेंट, यानी कि पॉलीमेरिक सर्फेक्टेंट आर ऑफ्टन नॉट अकाउंटेड एज सर्फेक्टेंट। इसको जो सर्फेक्टेंट है ये आपके सर्फेक्टेंट की कैटेगरी में अकाउंटेड नहीं है, यानी कि सिमिलर है। देयर इंपॉर्टेंस इज ग्रोइंग हाउएवर बिकॉज दे एंटर इन मैनी फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट एज डिस्पर्सेंट, इमल्सिफायर, फोम बूस्टर, विस्कोसिटी मॉडिफायर, यानी कि जो प्रॉपर्टी हैं ये इसकी यूज हो रही हैं कुछ दिनों से, तो ये अब धीरे धीरे उपयोग में आ रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है क्योंकि फॉर्मुलेशन के दौरान इमल्सिफायर, फोम बूस्टर, डिस्प्रेसेंट और विस्कोसिटी मॉडिफायर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है आपके पॉलीमरिक सर्फेक्टेंट का। सम ऑफ देम कॉमनली यूज्ड आर पॉलीपो ब्लॉक कोपॉलीमर, ये आपका एक टाइप है सर्फेक्टेंट का, यानी कि ये जो समथिंग ये जो आपका सर्फेक्टेंट है ये आपका मेनली रोल करता है, इंपॉर्टेंस जो है इसकी आपकी इंडस्ट्री में फॉर्मुलेशन के दौरान है। ये आपका एक आयोनाइज सर्फेक्टेंट है। सम ऑफ देम कॉमनली यूज्ड पॉलीपियो ब्लॉक कोपॉलीमर्स, एथॉक्सीलेटेड एंड सल्फोनेटेड रेजिन, ये आपके रेजिन्स हैं, कार्बोक्सी मेथिल सेलुलोज एंड अदर पॉलीसेक्राइड्स डेरिवेटिव, पॉलीक्रिस्टलेट, जेंथेन्स ईटीसी, यानी कि जो पॉलीमर्स होते हैं उनसे ये सर्फेक्टेंट ड्राइव्ड होते हैं और बनते हैं। ये आपके पॉलीमर्स के ही नाम है सब एग्जाम्पल में। तो ये आपका सर्फेक्टेंट की कैटेगरी थी, लास्ट कैटेगरी थी पॉलीमरिक सर्फेक्टेंट। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं, आपका अगला टॉपिक है HLB स्केल, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस सिस्टम। ये सबसे पहले डेवलप की थी ग्रिफिन ने 1949 में। तो हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस का काम क्या होता है, एक ऑर्बिटरी स्केल नंबर होता है, मतलब एक एज्यूम तो ठीक है लेकिन जो ऑर्बिटरी का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो आपका बैलेंस है एक मतलब क्लियर वे में नहीं है। तो हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट सम मॉलिक्यूल और सर्फेक्टेंट आर हैविंग हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स, यानी कि जो कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें आपके सर्फेक्टेंट हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स भी प्रेजेंट होते हैं, उनको डिटर्मिनेशन भी हम करते हैं तो HLB स्केल का उपयोग करना पड़ता है। HLB is an arbitrary scale system that indicates the extent of polar and non-polar nature of the surface active agent, जो कि पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी को बताती है। जो आपका HLB स्केल ग्रिफिन ने 1949 में दिया था। एन इमल्सिफायर दैट इज लिपोफिलिक इन नेचर, यानी कि एक इमल्सिफायर जो कि लिपोफिलिक नेचर का है, इज असाइंड एन लो HLB नंबर, उसका HLB वैल्यू कम होगी क्योंकि वो लिपोफिलिक है। जो आपका HLB स्केल है ये आप आगे देख सकते हैं, HLB स्केल जो आपका 1 से 10 तक है ये आपका लिपोफिलिक नेचर को बताता है और 10 से जो 20 तक है वो आपका हाइड्रोफिलिक नेचर को बताता है। तो ये आप देख सकते हैं 1 से 10 तक लिपोफिलिक और 10 से 20 तक हाइड्रोफिलिक। तो इसमें यही कहा गया है कि एन इमल्सिफायर दैट इज लिपोफिलिक इन नेचर इज असाइंड लो HLB वैल्यू, यानी उसकी HLB वैल्यू जो लो होगी 1 से 10 तक होगी। और यदि कोई इमल्सिफायर जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर का है तो उसकी HLB वैल्यू हाई होगी, यानी कि 10 से 20 के बीच में होगी, 20 के बीच में। इसके बाद हम देख लेते हैं ये HLB वैल्यू के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है सर्फेक्टेंट को। एंटी फोमिंग एजेंट 1 से 3, वाटर अप एंड ऑयल इमल्सिफायर 3 to 8, यानी कि किसी ऑयल में जब हम किसी वाटर को मिक्स करते हैं तो वो आपका W/O इमल्सन बनाता है, तो इसीलिए जो उसके लिए आपका इमल्सिफायर यूज होगा उसकी HLB वैल्यू 3 to 8। वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट 7 to 9, ऑयल अपॉन वाटर इमल्सिफायर 8 to 16, डिटर्जेंट 13 to 16 और सोलुबलाइजर 16 to 20। तो ये आपकी कैटेगरी है HLB स्केल की। अब हम आगे कुछ देखेंगे HLB नंबर जो है आपका उसका डिटर्मिनेशन मेथड क्या होता है HLB वैल्यू का। 2 मेथड्स हैं इसके। पहला मेथड है जिसमें आपको HLB वैल्यू ज्ञात करनी होगी अल्कोहल, फैटी एसिड और ईस्टर की
सच एज ग्लिसरॉल मोनोस्टीरेज। इसका फॉर्मूला है HLB = 21 - S/S और A क्या है? आपने सेपोनिफिकेशन नंबर और एसिडिक नंबर के बारे में सुना होगा। सेपोनिफिकेशन नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द 1 ग्राम ऑफ फैटी एसिड, ये आपका होता है सेपोनिफिकेशन नंबर। और जो आपका एसिड नंबर होता है वो होता है नंबर ऑफ 1 मिलीग्राम KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द केमिकल सब्सटेंस, तो वो आपका एसिडिक वैल्यू होता है। तो इसी प्रकार से हम HLB वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और मेथड है HLB वैल्यू डिटर्मिनेशन का, जो कि आपका ग्रिफिन मेथड, ग्रिफिन ने डिस्क्राइब किया था फॉर द नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट इन 1954। HLB = 20 × MH/m। MH क्या है इसमें? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द हाइड्रोफिलिक पार्टीशन ऑफ द मॉलिक्यूल, और M क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द होल मॉलिक्यूल गिवन अ रिजल्ट ऑन अ स्केल ऑफ HLB, यानी कि HLB स्केल की जो रिजल्ट है उसके हिसाब से इसका मॉलिक्यूलर मास है। एंड अब यहाँ पे एक थॉट है कि एंड HLB वैल्यू ऑफ 0 कॉरेस्पॉन्ड्स टू कम्प्लीटली लिपोफिलिक मॉलिक्यूल। यदि HLB वैल्यू 0 है इस मेथड में तो लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स होगा बिल्कुल एकदम कम्प्लीटली, और यदि HLB वैल्यू 20 है तो जो आपको मॉलिक्यूल होगा वो आपका हाइड्रोफिलिक होगा। तो ये ग्रिफिन मेथड था HLB वैल्यू डिटर्मिनेशन का। इसके बाद आपका टॉपिक है सॉल्युबलाइजेशन। ये लगभग सिमिलर है, सब सरफेस एक्टिव एजेंट का ही उपयोग किया गया है इनमें। सॉल्युबलाइजेशन बस प्रोसेस का अंतर हो जाता है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इंक्रीज इन एक्वस मीडियम विद द हेल्प ऑफ सर्फेक्टेंट, यानी कि सर्फेक्टेंट का उपयोग करके किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा दिया जाता है इन एक्वस मीडियम, वो आपका कहलाता है सॉल्युबलाइजेशन। इट इज़ यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्री फॉर द मिक्सिंग ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड एंड हेल्प इन मेकिंग ऑफ ड्रग, यानी कि इंडस्ट्री में किसी 2 इमिसिबल लिक्विड को मिक्स करने के लिए, सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सर्फेक्टेंट का उपयोग करते हैं। तो ये प्रोसेस आपकी कहलाती है सॉल्युबलाइजेशन। अब डिटर्जेंसी की बात करें, डिटर्जेंसी यानी कि रिमूवल ऑफ डर्ट, यानी कि सपोज कीजिए ये आप जो घर में कपड़े धुलते हैं, ये आपका डिटर्जेंसी का एक प्रोसेस है, यानी रिमूवल ऑफ डर्ट फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड डिटर्जेंसी। डिटर्जेंसी द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग द रिमूवमेंट ऑफ द फॉरेन matter from surfaces. Surfactant are used for the removal of dirt through the detergency effect. Initial wetting of the dirt end of the surface to be cleaned is carried out by deflocculation and suspension, यानी कि जो आपकी इनिशियल वेटिंग ऑफ डर्ट, यानी कि आपको डर्ट को जब रिमूव किया जाता है फ्रॉम द सरफेस टू बी क्लीन, यानी कि उसको साफ किया जाता है बाय द प्रोसेस जो इसमें इन्वॉल्व होती है वो है आपकी डिफ्लॉक्युलेशन एंड सस्पेंशन और इमल्सिफिकेशन सॉल्युबलाइजेशन ऑफ द डर्ट पार्टिकल। ये आपके स्टेप्स आप कह सकते हैं डिटर्जेंसी के। इसके बाद आपको पढ़ना है जो आपके वेटिंग एजेंट्स हैं वो यूजफुल हैं किन किन चीज़ों में। वेटिंग एजेंट यानी कि डिटर्जेंसी में ही इन्वॉल्व होते हैं, वेटिंग एजेंट्स के थ्रू ही डिटर्जेंसी वर्क करती है रिमूवल ऑफ डर्ट अकर। तो जो एजेंट हैं आपके डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम द सल्फर, चारकोल एंड अदर पाउडर फ्रॉम डिस्पर्जिंग दीज ड्रग इन लिक्विड व्हीकल, यानी कि जो आपका एयर का डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं फ्रॉम द सल्फर एंड चारकोल से, एंड अदर पाउडर फॉर द डिस्पर्जिंग दीज ड्रग इन लिक्विड व्हीकल, ताकि ये जो आपके ड्रग हैं लिक्विड व्हीकल में आसानी से सिंपली डिस्पर्ज हो जाएं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम द मैट्रिक्स ऑफ कॉटन, यानी कि कॉटन पैड से हम एयर को डिस्प्लेस कर देते हैं, एंड बैंडेजेस यानी बैंडेजेस से, सो दैट मेडिसिनल सॉल्यूशन में भी एब्जॉर्ब जाए, ताकि इसमें मेडिसिनल सॉल्यूशन एब्जॉर्ब हो सके फॉर द एप्लीकेशन टू वेरियस बॉडी एरिया, और जिसका उपयोग हम शरीर के किसी भी अंग में कर सकते हैं, यानी बॉडी एरिया किसी भी सरफेस पे बॉडी की कर सकते हैं, ताकि जो आपका मेडिसिनल सॉल्यूशन उसके द्वारा एब्जॉर्ब किया गया है वो आसानी से आपका एप्लीकेशन दिखा सके, अपना इफेक्ट दे सके। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डर्ट एंड डेब्रिक्स यूजिंग डिटर्जेंट इन द वॉशिंग ऑफ वाउंड, यानी कि जो आपके घाव के वॉशिंग के दौरान हम डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं ताकि उससे धूल वूल आपकी रिमूव हो सके, डर्ट रिमूव हो सके। इसका लास्ट एप्लीकेशन है ऑफ मेडिकल लोशन एंड स्प्रे टू द सरफेस ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन में जो स्प्रे लोशंस यूज होते हैं उसमें भी डिटर्जेंसी हेल्प करती है। ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद का आपका टॉपिक है एब्जॉर्प्शन एट सॉलिड सरफेस, ये आपका लास्ट टॉपिक है, तो इसको और कंप्लीट करते हैं। एब्जॉर्प्शन आपको बता चुके एब्जॉर्प्शन क्या है, यानी कि अडेशन ऑफ द आयन मॉलिक्यूल और एटम फ्रॉम द ऑन अ सॉलिड सरफेस, ये आपका एब्जॉर्प्शन है। तो एड्जॉर्बेंट क्या है, एड्जॉर्बेट क्या है? तो एड्जॉर्बेंट यानी कि जिस सरफेस पे आपका आयन मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, अधेयर हो रहा है, वो आपका कहलाता है एब्जॉर्बेंट। और एड्जॉर्बेट यानी कि जो सब्सटेंस आपका अटैच हो रहा है सरफेस से सॉलिड की, वो आपका कहलाता है एड्जॉर्बेट। डिफरेंस क्या है आपका एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में? एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन सिंपली आप एग्जांपल समझिए, जैसे कोई सॉलिड सरफेस है, ठीक है, आपने उसमें ऑयल की कुछ बूंदें डाल दी तो वो उस पर चिपक जाएंगी, ये आपका एड्जॉर्प्शन है। और आपने सपोज चाक देखी होगी खड़िया, आपने उसको किसी पानी में डिप कर दिया तो वो ना कि उसके सरफेस पे उसके वाटर के मॉलिक्यूल रहेंगे बल्कि उसके अंदर भी पेनिट्रेट कर जाएंगे, ये प्रोसेस आपकी कहलाएगी एड्जॉर्प्शन। तो इसके बीच में डिफरेंस है, द सरफेस लाइक गैस लिक्विड
और डिजॉल्व्ड सॉलिड लूजली अधेयर और स्टिक टू द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस विच कैन बी सॉलिड और लिक्विड। यानी कि जो आपके गैस, लिक्विड और डिजॉल्व सॉलिड हैं वो आपके स्टिक यानी चिपक जाते हैं सरफेस से, जो कि सॉलिड और लिक्विड हो सकता है। ये आपका कहलाएगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एनी सब्सटेंस, एटम, आयन और मॉलिक्यूल इज टेकन बाई और एब्जॉर्ब बाई, यानी कि उनके अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, स्पेशली इन द सॉलिड और लिक्विड मटेरियल। दूसरा पॉइंट है एडजॉर्प्शन का। द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज फास्ट इन द बीइंग एंड जनरली बिकम स्लोअर, यानी स्टार्टिंग में प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, फिर ये धीरे धीरे स्लो हो जाती है। हाँ, यदि हम इसमें प्रेशर का उपयोग कर देते हैं तो थोड़ा एडजॉर्प्शन बढ़ जाता है उसका। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन अकर्स एट यूनिफॉर्म रेट, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो आपकी यूनिफॉर्म रेट से होती रहती है। एट द एंड ऑफ द प्रोसेस मॉलिक्यूल्स ऑफ द एब्जॉर्प्शन आर फाउंड ओनली ऑन द सरफेस, यानी कि जब एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस खत्म होती है तो हम ये नहीं देखेंगे कि कोई जो आपका मॉलिक्यूल, आयन, एटम है वो सॉलिड सरफेस के अलावा भी अंदर पेनिट्रेट कर गया है, ये आप फाउंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब एब्जॉर्प्शन प्रोसेस देखेंगे, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस एब्जॉर्प्शन मॉलिक्यूल पेनिट्रेट एंड फाउंड इनसाइड द सिस्टम, यानी कि सिस्टम के अंदर भी पेनिट्रेट कर जाएंगे। ये आपका मेनली डिफरेंस है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन पे। अब इसके आगे हम देखेंगे जो आपका नेचर ऑफ इंटरेक्शन। एब्जॉर्प्शन इज क्लासीफाइड इनटू टू टाइप, यानी कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन, फिजियो एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन, केमियो एब्जॉर्प्शन, केमिको एब्जॉर्प्शन। तो इसमें जो आपका फिजिकल एब्जॉर्प्शन है और केमिकल एब्जॉर्प्शन, इसके मेनली डिफरेंस है कुछ, उसको देखेंगे। इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि ये प्रोसेस एक बार करने के बाद दोहराई जा सकती है। और केमिकल एब्जॉर्प्शन है जो आपका, ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि यदि एक बार ये प्रोसेस आपकी अकर हो गई फिर इसको दोबारा आप ना ही बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड यानी कि फोर्स इन्वॉल्व होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं आपके केमिकल में, और फिजिकल में आपके वीक बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं। लाइक जो आपके दूसरा पॉइंट है, वीक फोर्सेस आर इन्वॉल्व इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन। वीक बॉन्ड की बात करें फिजिकल बॉन्ड की, तो जैसे आपकी वांडर वाल फोर्सेस, हाइड्रोजन फोर्सेस, ये आपके इन्वॉल्व होते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन में। केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करें तो आयनिक बॉन्ड, ये आपके स्ट्रॉन्ग फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। नॉन स्पेसिफिक प्रोसेस, कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं है, कोई ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है इसमें। मोर स्पेसिफिक प्रोसेस, यानी कि केमिकल एब्जॉर्प्शन है जो इसमें स्पेसिफिक प्रोसेस है, ये अकर एट लो टेम्परेचर, ये आपके लो टेम्परेचर पे हो जाती है। अकर एट हाई टेम्परेचर, केमिकल एब्जॉर्प्शन, इसके लिए टेम्परेचर हाई होता है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि सिंपल प्रोसेस है, कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं है, लो टेम्परेचर पे हो जाएगी, तो इसमें वर्क यानी जो एक्टिवेशन एनर्जी है की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो आपकी केमिकल एब्जॉर्प्शन है, इट रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि जो आपके बॉन्ड इसमें होंगे, फोर्सेस होंगे, वो आपके केमिकल बॉन्ड यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, जिसके लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, तो इट रिक्वायर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। अगला पॉइंट है नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन, यानी कि जब इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन केमिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन का हिस्सेदारी होती है केमिकल एब्जॉर्प्शन में। इसके बाद आप देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन में एक आपका थ्योरम है, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, आइसोथर्म यानी कि जो आपका टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। आइसो मीन कॉन्स्टेंट, थर्म मीन टेम्परेचर, यानी कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो फ्रिडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या बताया गया है? सिंपली उन्होंने बताया कि जैसे कोई आपका एड्जॉर्बेंट है यानी कि सरफेस है, उस पर आपके कोई एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल चिपक गए हैं, यानी कि एड्जॉर्प्शन उसका हुआ है। तो सपोज कीजिए लेट जो आपके एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल हैं, मास ऑफ एब्जॉर्ब यानी कि वो W है, और जो आपका एब्जॉर्बेंट है उसका मास है आपका M। तो जो आपका W/M होगा फ्रैक्शन, वो आपका डिपेंड करेगा प्रेशर पे। क्यों करेगा? क्योंकि यदि आप इसमें प्रेशर बढ़ा देंगे तो हो सकता है थोड़ा एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, थोड़ा और मॉलिक्यूल उस पर पेनिट्रेट, किनारे किनारे जो आपकी स्पेस बची होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में उस पर आपके प्रेजेंट हो जाए। तो जो आपको फ्रैक्शन है आपका वो डिपेंड करेगा प्रेशर पे। यही फ्रिडलिच ने बताया। द साइंटिस्ट फ्रिडलिच स्टडीड एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड एंड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डाटा ही गैव एम्पिरिकल इक्वेशन कॉल्ड इक्वेशन ऑफ फ्रिडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। W/M यानी कि जो फ्रैक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, फिर इसमें कांस्टेंट है आपका K और N। जो आपकी इक्वेशन है W/M इज इक्वल टू KP इनवर्स 1/N। K और N यहाँ पे कांस्टेंट है विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस एंड एड्जॉर्बेंट एट टेम्परेचर, यानी कि जो आपके गैस नेचर पे, गैस के और टेम्परेचर पे डिपेंड करें। फाइनली देखेंगे एब्जॉर्प्शन के जो है प्रिंसिपल क्या होते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, मतलब हाई वैक्यूम को जनरेट करने के लिए आपका एब्जॉर्प्शन एप्लीकेशन वर्क करता है।
एडजॉर्प्शन ऑफ पॉइजनस गैसेज एट द सरफेस ऑफ मास, यानी कि कहीं पे आपका पॉइजनस गैसेज हैं तो फिर उसको आप वहाँ से रिमूव कैसे करेंगे, वहाँ पे आपका एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल वर्क करता है। रिमूवर ऑफ कलरिंग एजेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन, यानी कि किसी सॉल्यूशन से किसी कलर को रिमूव करना है, वहाँ पे आपका एडजॉर्प्शन थ्योरम वर्क करता है। एडजॉर्प्शन ऑफ कैटालिस्ट ऑन रिएक्टेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि कोई कैटालिस्ट है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज़ किए है तो उसको हम एडजॉर्ब करके उस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये आपके एडजॉर्प्शन के एप्लीकेशन है। तो ये आप यहाँ पे यूनिट नंबर 3 आपकी बी फार्मा की जो सेमेस्टर 3 की यूनिट 3 है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की, वो आपकी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में, कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग। तो इसके कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें हम पढ़ेंगे एनालिसिस, प्रोटीन बाइंडिंग, कॉम्प्लेक्सेशन और थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो ये टॉपिक हम कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमसे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।